किसानों की फसलों के जोखिम को कम करने के लिए नाफिज की गई वज़ीर-ए-आज़म फसल बीमा स्कीम के आज मुकम्मल हुए 5 बरस। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट के जरिए मुस्तफ़ीदीन को पेश की मुबारकबाद। 25 करोड़ किसानों को मिला वज़ीर-ए-आज़म फसल बीमा स्कीम का फ़ायदा। किसानों को स्कीम के तहत मिली है 86,000 करोड़ रुपए की इमदाद। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराहम की मालूमात। कोरोना टीकाकारी के लिए वैक्सीन की पहली खेप पहुंची वाराणसी। रीजनल वैक्सीन सेंटर से आजमगढ़, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर डिवीज़न समेत वाराणसी के सभी मराकज़ पर पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। 16 जनवरी से शुरू होगी टीकाकारी। और रियासत की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाएंगी गैर मुल्की ज़बानें, साथ ही हिंदुस्तानी ज़ुबानों और सखावत के अलावा जदीद तालीम पर होगा जोर। यूनिवर्सिटियों में आइंदा सेशन से नहीं होगी एमफिल की पढ़ाई। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं फरीद आरिफ सिद्दीकी। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किसानों को होने वाले फसल के नुकसान से बचाने के लिए शुरू की गई वज़ीर-ए-आज़म फसल बीमा स्कीम ने आज कामयाबी के साथ 5 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से 5 साल कबल 13 जनवरी 2016 को मुल्क के किसानों के लिए फसलों की जो खेप कवरेज को मजबूत करने के सम्त में एक तारीख़ी कदम उठाया गया था और अहम फैसला बीमा स्कीम वज़ीर-ए-आज़म फसल बीमा स्कीम को मंजूरी दी गई थी। पूरे मुल्क में किसानों को सबसे कम और मुसाफी प्रीमियम पर एक बड़ा जोखिम तस्फिया देने के लिए इस स्कीम की मनसूबाबंदी की गई और स्कीम के तहत तकरीबन 5.5 करोड़ किसानों की दरख्वास्त आती हैं। अब तक स्कीम के तहत 90,000 करोड़ रुपए की दावों की अदायगी की जा चुकी है। आधार सीडिंग में किसानों के अकाउंट में बराह रास्त दावे के तस्फिये में तेज़ी लाने से मदद मिलती है। कोविड लॉकडाउन के दौरान भी तकरीबन 70 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ है और 8,741.30 करोड़ रुपए के दावे मुस्तफ़ीदीन को ट्रांसफ़र किए गए हैं। किसानों के लिए शुरू से आखिर तक जोखिम को कम करने के इंतज़ाम के तौर पर स्कीम में बुआई से कबल चक्र से लेकर कटाई तक के बाद के फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है, जिसमें रोकी गई बुआई और फसल के दरमियान नामुवाफिक हालात से होने वाले नुकसान भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म फसल बीमा स्कीम के कामयाबी के साथ 5 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के ज़रिए कहा कि इतना अन्नदाताओं को कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पीएम फसल बीमा स्कीम के आज 5 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को फ़ायदा हुआ है। इसके सभी मुस्तफ़ीदीन को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि पीएम फसल बीमा स्कीम ने कैसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यकीनी बनाया है, दावों के तस्फिये में कैसे पूरी शफाफियत बरती गई है। पीएम एफडीआई से मुख्तलिफ ऐसी सभी मालूमात नमो ऐप के योर वॉइस सेक्शन में रखी गई हैं। जानें और शेयर करें। #फसल बीमा फॉर सफल किसान। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ज़राअत मुल्क के सबसे अहम कारोबार में एक है। उन्होंने कहा कि मुल्क के निस्फ आबादी के रोज़गार फराहम करने के साथ ही ज़राअत ने कोविड में खस्ता हाल मईशत को भी संभाला है। ज़राअत ने साबित किया है कि किसी भी नामुवाफिक हालात में ये मुल्क को संभाल सकती है। आधी आबादी को कृषि का क्षेत्र ही रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कोविड के संकट में भी कृषि क्षेत्र ने अपनी अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र किसी भी प्रतिकूल अवस्था का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। ये हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। वज़ीर-ए-आज़म फसल बीमा स्कीम के तहत किसानों को हुए फ़ायदे के सिलसिले में बताते हुए उन्होंने कहा कि 25 करोड़ किसानों को इससे फ़ायदा हुआ है। साथ ही इस स्कीम के तहत 86,000 करोड़ रुपए की इमदादी रकम किसानों को दी गई है। बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ
देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा किसानों को प्रदान की गई है कि वो अपनी स्थिति को कभी भी देख सकें, जांच सकें, किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सकें, राज्यों का केंद्र का काम कम हो सके और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है। उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी तक इस योजना में 25 करोड़ से अधिक किसान बीमित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ किसान नए जुड़ रहे हैं। नए ज़रई क़वानीन पर तवील अरसे से चल रहे ताअत्तुल पर सुप्रीम कोर्ट ने तस्फ़िये के लिए एक कमेटी की तश्कील का हुक्म दिया है, जो अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी और इसकी बुनियाद पर अदालत अपना हतमी फ़ैसला सुनाएगी। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा एहकाम तक तीनों नए ज़रई क़वानीन के नफाज पर रोक लगा दी है। वहीं मरकज़ी वज़ीर दाखिला से हरियाणा के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने मुलाकात करके अदालत उज़्मा के फ़ैसले पर हिमायत का इजहार किया। 3 नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत में आगे की सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों की राय सुनने के बाद किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए 4 सदस्यों वाली समिति का गठन करने का फैसला सुनाया। 4 सदस्यीय समिति के सदस्यों को रिपोर्ट सौंपने के लिए पहली बैठक से 2 महीने का समय दिया गया है। समिति में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष B.S. मान, शेतकरी संगठन के अनिल घनवत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। समिति किसानों और सरकार के नुमाइंदों के बीच बातचीत करेगी और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि नए कृषि कानूनों पर रोक अनिश्चित काल के लिए नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। इससे पहले कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले एडवोकेट M.L. शर्मा ने अदालत को बताया कि किसानों ने कहा है कि वे अदालत द्वारा गठित किसी भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। समिति के पास न जाने की बात पर किसानों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के बारे में भी चिंतित हैं। हम अपने पास मौजूद शक्तियों के अनुसार समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो शक्तियां हैं उनमें से एक है कि हम कानून को निलंबित करें और एक समिति बनाएं। अदालत ने कहा कि ये राजनीति नहीं है, राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा। हम एक समिति इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास स्पष्ट तस्वीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा कि हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं। अगर आप अनिश्चितकालीन आंदोलन चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो लोग सही में समाधान चाहते हैं वे समिति के पास जाएंगे। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि किसान अब भी तीनों कानूनों को रद्द करने और आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो ये कमेटी बनी है उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी। एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी भी राय होगी। किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जब बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा उस समय या तो एज इट इज नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ कि निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए 4 वरिष्ठ वकील मंगलवार की सुनवाई में शामिल नहीं हुए। इस बीच कोर्ट ने केंद्र से बुधवार तक उन आरोपों पर हलफनामा मांगा है जिनमें ये कहा जा रहा है खालिस्तान समर्थक कुछ संगठन
प्रदर्शन में घुसपैठ कर चुके हैं। इन आरोपों पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि इस तरह की रिपोर्ट एजेंसियों को मिली है। वहीं दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें किसानों द्वारा दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि दिल्ली में किसे प्रवेश करने देना है और किसे नहीं, ये सारे अधिकार दिल्ली पुलिस के पास हैं और वो कानून सम्मत कार्रवाई करे। फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत ने कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म करने के लिए अहम फैसला देकर एक बड़ी पहल की है। अब गेंद किसानों के पाले में है कि वो आंदोलन पर आगे क्या रणनीति तय करते हैं। 16 जनवरी से पूरे मुल्क में शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां जोरों शोर से मुकम्मल की जा रही हैं। मुल्क के 13 शहरों में वैक्सीन के किट पहुंचाई गई है। दीगर शहरों में भी टीका पहुंचाने का काम हो रहा है। मुल्क में 3 मराहिल का ट्राई रन पहले ही हो चुका है ताकि टीकाकारी के वक्त किसी तरह की दुश्वारी न आए। ये टीकाकारी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना टीके की खेप पहुंचने के साथ ही इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आगाज हो गया। देश में भले ही कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन मंगलवार को इसकी पहली खेप पहुंचने के साथ ही इसके वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। हरियाणा के करनाल, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में 4 बड़े स्टोर हैं जहां वैक्सीन स्टोर की जा रही है। राज्य में कम से कम 1 रीजनल वैक्सीन स्टोर है। उत्तर प्रदेश में 9, एमपी में 5, गुजरात में 4, केरल में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक और राजस्थान में 1 रीजनल वैक्सीन स्टोर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैक्सीनेशन की तैयारी रखने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुरू में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी। मंत्रालय ने जानकारी दी कि 54,72,000 डोज मंगलवार को पहुंचाया गया है। 14 जनवरी तक 100% वैक्सीन पहुंच जाएगी। पहली प्राथमिकता में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनका वैक्सीनेशन 16 तारीख से प्रारंभ होगा। इसमें लगभग 1 करोड़ लोग हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसमें 2 करोड़ लोग हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइज्ड एज ग्रुप्स हैं, जिसमें 27 करोड़ लोग हैं, 50 साल से ऊपर वाले और 50 साल से नीचे कोमॉर्बिडिटी वाले लोग। ये दोनों वैक्सीन सेफेस्ट ऑफ द वैक्सीन है। इनका अगर आप डेटा देखें, हजारों व्यक्तियों में इनको टेस्ट किया गया है, दोनों वैक्सीन को कुल मिला के अगर आप देखें तो साइड इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। और किसी भी जितने भी वैक्सीन हैं हमारे टेटनस टॉक्सर से लेके हेपेटाइटिस तक, तो उनके साथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये उनमें कम से कम साइड इफेक्ट्स वाले, एडवर्स इफेक्ट वाले वैक्सीन है। कोरोना टीके की पहली खेप पहुंचते ही इसके वितरण को लेकर तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके भंडारण से लेकर वितरण तक की व्यवस्था पर राज्य सरकारें निर्देशों के मुताबिक काम कर रही हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने कहा कि इसके बाद टीके को अन्य स्थान पर भेजा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के भंडारण केंद्रों पर पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। We got 45 cartons of this Covishield from Pune. It will be redistributed to 10 regional cold chain centers. From the regional cold chain center, it will go to 51 district level walk-in coolers, all maintained with the cold chain. The transportation will be entirely without compromising the cold chain requirements. प्रत्येक मंडलीय मुख्यालय में जो स्टोरेज पॉइंट्स हैं उनको स्टेट स्टोरेज पॉइंट कहा गया है। तो वहाँ पे व्यापक पुलिस व्यवस्था होगी और वहाँ पूरी लाइटिंग की, वहाँ एक सशस्त्र गार्ड लगाया जाएगा, वहाँ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होंगे तथा उसको लगातार मजिस्ट्रेट और हमारे गस्टेड अफसर जो पुलिस के हैं उसके द्वारा चेकिंग कराई जाएगी। इस बीच टीकों के निर्यात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इसे लेकर अगले कुछ हफ्तों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। Serious issue. I would do my homework and sort of double check it or I actually go from, but I don't think we're looking at too long a period. कोविड-19 के लिए टीकाकरण पिछले 3-4 सप्ताह से लगभग 50 देशों में चल रहा है और अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को ही टीका लग पाया है।
भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का है। राज्य सरकारों को पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इस लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी। 16 जनवरी से शुरू हो रही कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के लिए 1,60,000 खुराक की पहली खेप लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पहुंची। वैक्सीन के इस पहली खेप को वजीर सेहत जयप्रताप सिंह ने हासिल किया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की फ्रंट लाइन के 9 लाख लोगों को रियासत में वैक्सीन लगाए जाने के लिए 11 लाख डोज के आने के दिनों में रियासत को हासिल हो जाएगी। वैक्सीन की दस्तयाबी की बुनियाद पर टीकाकारी बूथों की तादाद तय की जाएगी। वैक्सीन की पहली खेप को हासिल करने के लिए महकमा सेहत के अफसर और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस महकमे के सीनियर अफसर भी मौजूद रहे। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के अभियान के लिए पहली खेप आज राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर कार्गो विमान से पहुंची, जिसका स्वागत उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने किया। आज लखनऊ मंडल के लिए 1,40,000 वैक्सीन आ चुकी है। इस समय वो लोड हो रहा है हमारे यहाँ, और वो हमारे सेंट्रल गोडाउन जो लखनऊ में जहाँ हमारे परिवार कल्याण का जो कार्यालय है उसके बगल में वहाँ पर है, तो वहाँ पर रखा जाएगा। वहीं से मंडल के अंदर जितने जनपद है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी 1,60,000 है हमारा अलॉटमेंट, 11 लाख का बताया गया है, वो भी अलग अलग मंडलों पर बताया गया है, तो सब मिला के 11 लाख है। तो जैसे जैसे आएगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और जितना भी हमको फाइनली मिलेगा 16 के पहले, उसी हिसाब से हम उतना वैक्सीनेशन के सेंटर्स को बढ़ाएंगे, घटाएंगे या जैसे भी करेंगे। तो पहली खेप में 1,60,000 डोज आई हैं और आने वाले 2-3 दिनों में 11 लाख से अधिक डोज जो है यहाँ पर पहुँचने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ प्रथम पंक्ति के कोरोना वॉरियर्स को लगाई जाने वाली डोजेस के बाद जो है जिस तरह से खुराक मिलती जाएगी, उसी तरह से इस टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जाता रहेगा। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज लखनऊ। कोविड वैक्सीन की पहली खेप लखनऊ पहुंच गई है। 16 जनवरी से रियासत में कोविड वैक्सीन की टीकाकारी की जाएगी। रियासत में कोविड वैक्सीन लगाने की क्या तैयारियां हैं, इसके लिए दूरदर्शन के नुमाइंदा अमित कनौजिया से बातचीत में रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि टीकाकारी के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरह से अमल दरामद किया जाएगा। कोविड वैक्सीन लखनऊ पहुंच चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन जी हैं। उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं कोविड वैक्सीन को लगाने को लेकर के। सर, क्या तैयारियां की गई, जैसा कि वैक्सीन लखनऊ पहुंच चुकी है, अब आगे की क्या प्रक्रिया है आपकी? देखिए, वैक्सीन अब हमारे प्रदेश में आ गई है और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। इसके लिए हम लोगों ने 2 बार पूरे प्रदेश व्यापी ड्राई रन भी किया है और पूरी तैयारी है। अब हम वैक्सीन जो अभी आई है वो सभी जनपदों को भेजेंगे और जहाँ जहाँ हमारे कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं वहाँ पर वो वैक्सीन स्टोर कर ली जाएगी। और 16 को जब वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा तो हमारी टीमें जो कि बिल्कुल तैयार हैं वो जहाँ वैक्सीनेशन के सत्र चलेंगे वहाँ जाएंगी, वैक्सीन वहाँ पहुँचाई जाएगी और लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा लगाने के लिए? क्या प्रायोरिटीज सेट की गई आपकी सरकार द्वारा, या केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई उसी के तरीके पे जाएंगे? राज्य सरकार बिल्कुल जो प्रोटोकॉल केंद्र सरकार तय कर रही है उसका पालन कर रही है। लोगों में वैक्सीन लगाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको लेकर के थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, अगर आप थोड़ी सी जानकारी हमारे चैनल के जरिए दे सकें। जो देखिए, प्रथम चरण में जो हेल्थ केयर वर्कर्स का होना है उसका रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, उन सबों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया है उसके आधार पर उनको सत्र आवंटित हो जाएंगे कि उनको कहाँ पर टीकाकरण करवाना है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है और जब 50 से ऊपर वालों का क्रम आएगा उसके पहले ही फिर हम उनका भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करेंगे। हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, प्री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उनको एक जो भी फ़ोन नंबर वो देंगे, और ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है तो वो नहीं करवा सकता है, एक फ़ोन नंबर से भी 5 लोग करवा सकते हैं, तो उनको उसी फ़ोन पर सूचना चली जाएगी कि आपको किस तारीख को किस स्थान पर जाकर के टीकाकरण करवाना है। और जो वैक्सीन जब लगेगी तो भी एक डोज से काम नहीं होता है, जब तक कि डोज न लग जाए और उसके बाद भी 2 सप्ताह का समय न बीत जाए। अर्थात जब वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा, जिस व्यक्ति को पहली डोज लगाई जाएगी
उससे भी लेकर के कम से कम 42 दिन का समय लगेगा जब उनके भीतर पूरी तरह से प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। इसलिए सावधान रहिए और जो सावधानी के तरीके हैं, बचने के तरीके हैं संक्रमण से, उसका इस्तेमाल निरंतर अभी करते रहना है हमको। तो ये थे अमित मोहन प्रसाद जो कि बता रहे थे कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के प्रदेश सरकार की तैयारियां पूरी हैं और 16 जनवरी से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने अपील की है लोगों से जिनको वैक्सीन लगे और जिनको वैक्सीन लगने का इंतजार है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और कोविड प्रोटोकॉल जो बनाया गया है उसको पूर्ण रूप से अपनी जिंदगी में फॉलो करते रहें ताकि कोरोना संक्रमण से बच सके। दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के सिलसिले में वैक्सीन की पहली खेप तैयारी के जरिए वाराणसी पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन के तकरीबन 1,86,000 डोज मुंबई से वाराणसी एयरपोर्ट भेजी गई, जिसके बाद उसे एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दीनदयाल जिला अस्पताल में बने रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर भेजा गया। रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर से आजमगढ़ डिवीज़न, प्रयागराज डिवीज़न और मिर्ज़ापुर डिवीज़न समेत वाराणसी के सभी मराकज़ पर इसे भेजा जाएगा। गौरतलब यह है कि 1,200 हेल्थ वर्कर्स को एक टीका लगाने के साथ मुहिम का आगाज़ वाराणसी में किया जाएगा। ज़िले में हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमे को टीकाकारी की जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए पहले दिन 12 मराकज़ मुख्तलिफ किए गए हैं, जबकि इसके बाद सभी 30 मराकज़ पर टीका लगाए जाएंगे। टीकाकारी के बाद मुस्तफ़ीदीन को फ़ोटो वाले ई सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। ये वैक्सीन जो कोरोना की लगनी है और 16 तारीख को जो है लगना प्रस्तावित है। तो मुंबई से जो है प्लेन के द्वारा यहाँ बाबतपुर एयरपोर्ट पे आया है और उसको जो है अभी जो प्रोटोकॉल के तहत जो है वहाँ से यहाँ पर जो हमारा स्टेट वेयर हाउस है पांडेपुर यहाँ वाराणसी में, यहाँ पे रखा जा रहा है और यहाँ से फिर अन्य जनपद पे जो है उनके डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर को सप्लाई किया जाएगा ताकि जो है 16 तारीख को जो है ये लग। अभी जो आई है वो 1,85,000 डोज आई है, ठीक है। और यहाँ से जो जनपद आप बता रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है, तो एक तो वाराणसी मंडल, दूसरा जो है प्रयागराज मंडल, तीसरा मिर्ज़ापुर मंडल और चौथा आजमगढ़ मंडल। तो इन सब जगहों पे इनके जितने भी जिले हैं उन सब जगहों को यहाँ से जाएगा। रियासती हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत के जरिए उठाए जा रहे इक़दाम की मालूमात फराहम की। रियासत के नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत रियासत की यूनिवर्सिटियों में 2021-2022 सेशन में एमफिल की पढ़ाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रियासत की यूनिवर्सिटियों में गैर मुल्की ज़ुबानों में भी पढ़ाई जाएंगी, साथ ही हिंदुस्तानी ज़ुबान और सखाफ़त पर मदनी तालीम पर भी जोर दिया जाएगा। के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस निर्णय के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में जो एमफिल पाठ्यक्रम था वो एमफिल पाठ्यक्रम को हमने 2021-22 से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है। हम एमफिल पाठ्यक्रम को 2020-21 से हम 2021-22 से हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। ये भी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसका हमने निर्णय लिया है। जो जगह पिछड़े हैं उन पिछड़े जगहों पर पुस्तकें उपलब्ध हो, इंटरनेट की सुविधा हो, प्रीलोडेड टैबलेट्स उत्पन्न हो, पीपी मॉडल के आधार पर तमाम गतिविधियां चालू हो। अभी तो 120 राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क की स्थापना का हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा है और हमने उच्च शिक्षा संस्थानों के डिजिटलाइजेशन के लिए LMS और MIS तैयार करने के संबंध में हमने कार्य योजना तैयार की है और हमारा नई शिक्षा नीति लागू हो इसके विभिन्न प्रकोष्ठों की स्थापना के संबंध में भी हमने कार्य प्रारंभ किया है। हमारा प्रयत्न है कि हमारे विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं भी तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएं, उसके लिए भी हमने शासनादेश जारी कर दिया है और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के साथ साथ लोक कला और लोक विद्या के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हमने प्रारंभ कर दी है।
और इसका एक अच्छा लाभ ये मिला है। कुछ विश्वविद्यालयों ने तो इसके बहुत तेजी के साथ काम किया है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भाषा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित भी हो चुका है और इसकी आगे की प्रक्रिया चालू है। आजमगढ़ जिले में पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में मुनक़िद लीडरान और कारकुनों की मीटिंग में पहुंचे रियासत के वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई रमाशंकर पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि अवाम की सहूलत के लिए रियासत में बिजली महकमे की निजीकारी हो सकती है। रमाशंकर पटेल ने कहा कि रियासत में महकमा बिजली की निजीकारी का फैसला वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके लिए उन्होंने महकमे को 3 माह तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शहर से लेकर गांव तक साल 2022 तक 24 घंटे बिजली की फराहमी पर काम कर रही है। जनता को आसानी से विद्युत उपलब्ध हो, जनता को अच्छी बिजली मिले, जनता अच्छी पैसा दे, उसके लिए कोई भी आड़े हाथ आएगा उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। सरकार का भी है कि हम गाँवों को भी 24 घंटा बिजली देंगे 22 तक। हम उस तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मार्च तक हमको लगता है कि सारी जो कमियां हैं हम दूर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज अपनी रियासती दफ्तर में पार्टी के अराकीन असेंबली के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग 2 दिनों तक चलेगी। इलेक्शन कमीशन के कानून साज कौंसिल की 12 सीटों पर होने वाले इंतखाबात की तारीखों का 11 जनवरी को ऐलान किया था, जिसके लिए पर्चा नामजदगी खरीदने का अमल भी शुरू हो गया है, लेकिन किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के जरिए अभी तक पर्चा दाखिल नहीं किया गया है। 28 जनवरी को वोटिंग होना है और उसी दिन शाम को वोटों की गिनती भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी को कानून साज कौंसिल की 12 सीटें खाली होने वाली हैं। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी के अहमद हसन, रमेश यादव, आशु मलिक, रामजतन राजभर, वीरेंद्र सिंह और साहेब सिंह सैनी की मियाद ख़त्म हो रही है। इसी के अलावा बीजेपी के डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मी प्रसाद आचार्य और बीएसपी के धर्मवीर सिंह, अशोक प्रदीप कुमार जाटव और नसीम उद्दीन सिद्दीकी का मुद्दतकार भी ख़त्म हो रहा है। मीटिंग में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अहमद हसन और पार्टी के तर्जुमान राजेंद्र चौधरी को कानून साज कौंसिल का उम्मीदवार बनने का ऐलान किया गया है। हुकूमत हिंद के कौमी देही गुजर बसर मिशन के ज़रिए चलाई जा रही स्कीमों का असर इटावा ज़िले में भी नज़र आने लगा है। ज़िले की ख़वातीन बैंक सखी बनकर ख़ुद को बावकार और ख़ुद कफ़ील महसूस करा रही हैं। बैंक सखी के ज़रिए देही हलके के बैंकों में स्टाफ की कमी पूरी हो रही है। साथ साथ देही ख़वातीन जो बैंक मुलाजमीन से अपनी बात नहीं कह पाती थीं और बैंकिंग उमूर में दुश्वारी का सामना करती थीं, अब वो भी बेखौफ और बिला झिझक इन बैंक सखियों से अपनी बात कहती हैं और बैंक के सभी काम करती हैं। हुकूमत हिंद के ज़रिए चलाई जा रही सुकन्या स्कीम, अटल पेंशन स्कीम के अकाउंट बैंक स्कीमों के ज़रिए आसानी से खुलवाए जा रहे हैं। बैंक सखियों का कहना है कि बैंक सखी का काम करने से उनका अपने किए और समाज में उनका वक़ार बढ़ा है। इसी के साथ अहम खबरें एक बार फिर। किसानों की फसलों के जोखिम को कम करने के लिए नाफिज की गई वज़ीर-ए-आज़म फसल बीमा स्कीम के आज मुकम्मल हुए 5 बरस। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके जरिए मुस्तफ़ीदीन को पेश की मुबारकबाद। 25 करोड़ किसानों को मिला वज़ीर-ए-आज़म फसल बीमा स्कीम का फ़ायदा। किसानों को स्कीम के तहत मिली है 86,000 करोड़ रुपए की इमदाद। वज़ीर ज़राअत नरेश सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराहम की मालूमात। कोरोना टीकाकारी के लिए वैक्सीन की पहली खेप पहुंची वाराणसी। रीजनल वैक्सीन सेंटर से आजमगढ़, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर डिवीज़न समेत वाराणसी के सभी मरकज़ पर पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। 16 जनवरी से शुरू होगी टीकाकारी। और रियासत की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाएंगी गैर मुल्की ज़ुबानें, साथ ही हिंदुस्तानी ज़ुबानों और सखावत के अलावा जदीद तालीम पर होगा जोर। यूनिवर्सिटियों में आइंदा सेशन से नहीं होगी एमफिल की पढ़ाई। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। आदाब।